1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित इस फिल्म का नाम बॉर्डर है, जो राजस्थान में भारत पाक सीमा की लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात 124 बहादुर जवानों की कहानी है, जिन पर 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट अटैक करती है। हमारे बहादुर जवान पूरी रात लड़ते रहे और पाक आर्मी को हमारी सीमा से बाहर खदेड़ दिया और इस जंग की जीत अपने नाम कर गए। तो फिल्म शुरू होती है एयरफोर्स बेस के वेस्टर्न सेक्टर में मई 1971 से, जहां हमें विंग कमांडर बाजवा और उनके साथी जवानों को अभ्यास करते दिखाया जाता है। लैंडिंग के बाद विंग कमांडर बाजवा को हेडक्वार्टर बुलाकर ये बताया जाता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है, इसलिए उन्हें जैसलमेर राजस्थान जाकर नया मिनी एयरबेस तैयार करके वहाँ की कमांड करना है, वो भी हंटर विमान मिग के साथ। अब सीन चेंज होता है, जिसमें पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के उत्तरी सेक्टर की फायरिंग रेंज में मेजर कुलदीप सिंह को दिखाया जाता है। वो जवानों को ब्रीफ करते हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है और उनकी कंपनी को राजस्थान जाना है। मेजर कुलदीप सिंह कंपनी के साथ बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। यहां से उन्हें आदेश मिलता है कि अल्फा कंपनी के 120 जवानों के साथ उन्हें लोंगेवाला पोस्ट पर जाकर वहां तैनात बीएसएफ कंपनी को रिलीव करना है। हालांकि युद्ध जैसे हालात में दुश्मन देश से लगी किसी भी सीमा पोस्ट पर 120 जवान बहुत कम होते हैं, लेकिन 1965 के युद्ध में भी दुश्मनों ने सादे वाला पोस्ट पर अटैक किया था और शायद इस बार भी दुश्मन वहां से अटैक कर सकते हैं। इसी अनुमान के आधार पर वहां इस बार भी 600 जवान भेजे जाते हैं। मेजर अपनी कंपनी में और जवानों की मांग करते, लेकिन कहाँ कितने जवान भेजना है ये निर्णय ऊपर से आते, ना कि बटालियन ऑफिस से। अब मेजर कुलदीप सिंह अपनी कंपनी को मूव कराते हैं। इसी कंपनी में नायब सूबेदार मथुरा दास और सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भी होते हैं। धर्मवीर के पिता भी आर्मी में मेजर थे, जो 1965 के युद्ध में शहीद हो गए थे। वो मेजर कुलदीप सिंह के सीनियर भी रहे थे। अल्फा कंपनी लोंगेवाला पहुंचती है और बीएसएफ कंपनी को रिलीव कर देते हैं, लेकिन इस कंपनी के कैप्टन भैरव सिंह और उनके 3 जवानों को आर्मी के साथ ही रुकने का आदेश होता है, क्योंकि वो इस जगह को भली भांति से जानते हैं। इसी पोस्ट कैंप में तनोट माता का मंदिर और पानी के लिए एक कुआं भी होता है। कंपनी में कुक भागीराम होते, जो काफ़ी सीनियर है। कुछ देर बाद यहाँ सूबेदार रतन सिंह 2 एंटी टैंक आरसीएल गन लेकर आते हैं, जो भागीराम के दोस्त भी होते हैं। पोस्ट के लगभग 16 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। यहाँ जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पिलर नंबर 635 और दूसरा पिलर नंबर 638 के पास से। अगली सुबह मेजर कुलदीप सिंह, कैप्टन भैरव सिंह, 2IC धर्मवीर, सूबेदार रतन सिंह बॉर्डर के पास जाकर सीमा के उस पार पाक सेना के मोर्चे का मूवमेंट देखते हैं और सर्चिंग भी करते हैं। एक शाम धर्मवीर बहुत सैड होते और अकेले बैठे थे। उन्हें अकेले देखकर कैप्टन भैरव सिंह भी उनके पास आते हैं और एक दूसरे के मन की बातें करने लगते हैं। धर्मवीर बताते हैं कि मैं फौज में नहीं आना चाहता था, लेकिन पिताजी ने वचन ले लिया था कि मैं फौज ही ज्वाइन करूं, और वो खुद 65 के युद्ध में शहीद हो गए और अब घर पर अकेली उनकी माँ रहती है। पिताजी के जाने के बाद धीरे धीरे माँ की आंखों की रोशनी भी चली गई और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ धर्मवीर ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार घर आता है। घर पर उनकी माँ की देखरेख और काम में हाथ बांटने वाली कम्मो यानी कमला ही है। कमला धर्मवीर को बहुत चाहती और बहुत जल्द वो दोनों शादी भी करने वाले होते हैं। धर्मवीर की माँ उसके लिए अपने हाथों सेहरा बुनती है। अगले दिन इन दोनों की सगाई की रस्म हो रही थी, तभी रेडियो पर अनाउंस होता है कि सीमा पर लड़ाई के आसार बढ़ गए और सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। धर्मवीर का अचानक वापस जाना उसकी माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। धर्मवीर जाने लगता है, लेकिन साये की तरह कम्मा उसके साथ साथ चलती रही और एक समय के बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों से ओझल हो जाते हैं और धर्मवीर अपनी यूनिट चले जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। धर्मवीर कहता, मैं तो सब कुछ बता दिया, लेकिन कुछ अपनी कहानी भी सुनाओ। कैप्टन भैरव सिंह अपनी कहानी धर्मवीर को बताने लगते। वो पड़ोसी रजवाड़े के बेटे हैं। किसी ज़माने में इस ज़मीन पर उनके पुरखों का ही राज था। पास के रजवाड़े की बेटी फूलकौर से उनकी शादी हुई थी और अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां कैप्टन भैरव सिंह की अभी अभी शादी हुई थी और आज ही उनकी सुहागरात है। इससे पहले हेडक्वार्टर का आदेश लिए बीएसएफ के जवान उनके घर पहुंच जाते हैं, जिसमें लिखा था इमरजेंसी डिक्लेयर होने से उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और अगली सुबह कैप्टन बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अगली सुबह बताया जाता है कि ग्वाले के भैंस में पोस्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन देश का जासूस लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात फौज की नफरी और उनके वेपन्स की जानकारी दे रहा है। चूँकि यहाँ न तो बहुत ज़्यादा नफरी और न ही बहुत वेपन्स होते हैं। भनक लगते ही धर्मवीर उसकी लोकेशन तक पहुँच जाते और उसको मार गिराते हैं। अब तक दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तरफ से कोई भी युद्ध छेड़ने जैसी हरकत नहीं होती। इधर एयरफोर्स भी जैसलमेर में मिनी एयरबेस बनाकर ऑन पोजीशन में होते हैं। एक रात इंडियन आर्मी की मूवमेंट होना मालूम पड़ता है, जो
लोंगेवाला से आगे की पोस्ट के लिए मूवमेंट करती है। हालांकि अब तक सभी जवान युद्ध का बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुश्मन देश की ओर से कोई हरकत नहीं होती। इधर सूबेदार मथुरा दास को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होते हैं। दरअसल उनकी पत्नी को कैंसर है और छुट्टी जाना चाहते थे, लेकिन उसी समय कंपनी का मूवमेंट लोंगेवाला के लिए हो गया था और आज तक यहाँ कोई चिट्ठी नहीं आई और न ही मथुरा दास की छुट्टी सैंक्शन हुई। कुछ घंटों बाद यहाँ डाकिया चिट्ठियाँ लेकर आता है। सभी जवान अपनी अपनी चिट्ठियाँ लेकर पढ़ते हैं, खुश होते। कुछ जवान ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप नहीं होते और उन्हें अपने चाचा चाची की चिट्ठी मिलती तो मन को तसल्ली मिलती है, आंखों में नमी होती है। इन चिट्ठियों में से एक चिट्ठी मथुरा दास की भी होती, लेकिन उसके घर की नहीं बल्कि आर्मी हेडक्वार्टर से मिली थी, जिसमें उनकी छुट्टी सैंक्शन हो गई थी और वो बहुत खुश होते। लेकिन उस खुशी का दिखावा अपने साथियों के साथ ऐसे करते कि जैसे वो बाकियों से बहुत ज़्यादा खास है। वो अपना सामान पैक कर बेडिंग लिए एक एक टेंट में जाकर सभी को बताते कि तुम मुंह लटकाकर बैठे रहो और मैं तो अब घर जा रहा हूँ। उनकी ये हरकत मेजर कुलदीप सिंह को बहुत ख़राब लगती। वो बहुत गुस्से में मथुरा दास को टेंट से बाहर लाकर सबके सामने कहते, आप खुश है कि आपको छुट्टी मिली है, लेकिन खुशी का यह बेहुदा नाच अपने भाइयों के सामने ठीक नहीं लगता। आपको छुट्टी मिली है कि आपके घर में प्रॉब्लम है? दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा माँ आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया। कोई ऐसा भी है जिसकी माँ की अस्थियाँ इंतजार कर रही कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहाएगा। किसी का बूढ़ा बाप जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर दिन मौत को ये कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना लेकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीते जाएगी। इसके बाद मथुरा दास चुपचाप कैंप से बाहर चले जाते हैं। ये वो दौर था जब फौजी अपने घर वालों, अपने चाहने वालों की चिट्ठियों का इंतजार किया करते थे और जब किसी को कोई चिट्ठी मिलती तो साथी सैनिक भी सुनकर बहुत खुश होते थे। और अब यहीं पर फिल्म का बहुत सुंदर गाना होता है जिसके बोल है, संदेशे आते हैं। और अब कहानी आगे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के सीमावर्ती इलाकों में अटैक कर देते हैं और कमांड से सभी पोस्टों को अलर्ट रहने का आदेश मिलता है, जिससे सब हरकत में आ जाते हैं। जब जंग होती है तो सीमा के पास बसे गांव को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए उनको जंग के दौरान गांव खाली करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। और इसी दौरान 4 दिसंबर 1971 को दिन में ही सीमा पार से तोपों से लोंगेवाला पोस्ट और बॉर्डर के पास अटैक हो जाता है, जिसमें गांव और पोस्ट पर बने बैरिकों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस अटैक में भागीराम के साथी कूक मस्तराम शहीद हो जाते हैं। तभी धर्मवीर कुछ सैनिकों के साथ पिलर नंबर 635 और 638 के पास मोर्चा संभालने और सीमा पर दुश्मन की हरकत और मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। कुछ घंटों बाद सीमा पार से पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट हमारी सीमा की ओर आते दिखाई देती है। धर्मवीर इसकी जानकारी मेजर कुलदीप सिंह को देते हैं और इसीलिए मेजर अपने कैंप और पोस्ट की तरफ आने वाले रास्तों पर एंटी टैंक माइन रेत में बिछा देते हैं। बॉर्डर के उस पार से लगातार आर्टरी फायर हो रही थी ताकि पोस्ट के सारे जवान आर्टरी फायर से बचने में लगे रहे और आसानी से टैंकों को हमारी सीमा में दाखिल किया जा सके। इधर विंग कमांडर बाजवा जो जैसलमेर के मिनी एयरबेस पर होते हैं, उन्हें हेडक्वार्टर से सूचना मिलती है कि दुश्मन ने हमारे एयरबेस पर हमला शुरू कर दिया और हमें जवाबी कार्रवाई करना है। वो अपने साथियों को ब्रीफ कर रहे होते तभी इसी एयरबेस पर भी अटैक होने लगता है। दरअसल दुश्मनों की नज़र यहाँ पड़ चुकी थी। हालांकि इस समय शाम हो चुकी थी और इस एयरबेस पर सिर्फ हंटर विमान होते जो रात में नहीं लड़ सकते, इसलिए ये सभी अपने अपने बचाव में लग जाते हैं। इधर जैसे जैसे रात बढ़ती है दुश्मनों के टैंक हमारी लोंगेवाला पोस्ट की ओर दाखिल हो रहे थे। दुश्मन लोंगेवाला को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में होते तभी हम देखते हैं मथुरा दास जो छुट्टी पर जा रहे थे वो 2 RCL गन लेकर वापस आ जाते। दरअसल आधे रास्ते में उनको पता चलता है कि दुश्मन ने अटैक कर दिया है, इसीलिए वो वापस आ गए। इधर मेजर कुलदीप सिंह जैसलमेर एयरबेस पर विंग कमांडर बाजवा से संपर्क कर बताते हैं कि दुश्मन उनको चारों तरफ से घेरने वाले हैं, उनको एयरफोर्स की मदद चाहिए। बाजवा कहते हैं हम सुबह होते ही आपको मदद दे पाएंगे क्योंकि उनके पास सिर्फ हंटर विमान है और वो रात में नहीं लड़ सकते हैं। मेजर कंपनी को इमीडिएटली फॉल इन करते हैं और सभी जवानों को कहते हैं कि कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हटने का आदेश दिया है, फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला ये किया है कि मैं पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा और तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं कि जो है पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं तो चाह सकते हैं, लेकिन कोई भी जवान पीछे हटना नहीं चाहते। और अब सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। इधर रात बढ़ रही थी और दुश्मन
लगातार पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। पोस्ट के एरिया में आते ही दुश्मन के टैंक ब्लास्ट होने लगते। दरअसल मेजर ने पोस्ट के चारों ओर एंटी टैंक माइन बिछा दिए थे। आगे वाले टैंक के ब्लास्ट होते ही दुश्मन के बाकी टैंक रुक जाते हैं और वहीं से टैंकों द्वारा पोस्ट पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हमारे जवान भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ LMG और सिर्फ 2 RCL गन होती है। बहुत कम वेपन में वो दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हैं। इधर विंग कमांडर बाजवा भी सुबह होने का इंतजार करते। उन्हें बहुत दुख होता है कि उनके बहुत करीब वाली पोस्ट पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और वो उनका साथ नहीं दे पा रहे। इसी समय एक गोला मथुरा दास की RCL गन पर गिरता है और वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिससे मथुरा दास बहुत जख्मी हो जाते हैं। कैप्टन भैरव सिंह उन्हें बचाकर अपने पास मोर्चे में ले आते हैं। सामने से दुश्मन लगातार टैंकों से गोले दागे जा रहे थे और हमारे सैनिक भी शहीद हो रहे थे। इसी दौरान भैरव सिंह की LMG की फायरिंग स्प्रिंग खराब हो जाती है। ये देख मथुरा दास साथी जवान जो शहीद हो गए थे उनकी LMG से फायरिंग स्प्रिंग लेने जाते, तभी दुश्मन की गोली मथुरा दास को लग जाती और वो भी शहीद हो जाते। उसके बाद एक हमारे जवान भी शहीद होने लगते। हालांकि दुश्मन आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे क्योंकि उनके सैनिक भी मारे जा रहे थे। तभी धर्मवीर वायरलेस सेट से पोस्ट पर मैसेज देते हैं कि वो वापस आ रहे हैं और उन्हें कवर फायर चाहिए। करीब 10 जवानों को लिए धर्मवीर पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दुश्मनों की नज़र उन पर पड़ जाती है और उन पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे सभी साथी जवान शहीद हो जाते। सिर्फ धर्मवीर ही मोर्चे तक पहुंच पाते हैं। इसी दौरान एक गोला मोर्चे के पास गिरता है, लेकिन विस्फोट नहीं होता। ये देख रतन सिंह उस गोले को मोर्चे से दूर फेंकते हैं और इसी दौरान वो गोला ब्लास्ट हो जाता है, जिससे रतन सिंह काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। जब तक सांस होती वो अपने दोस्त भागीराम से कहते, तू सलामत रहे तो मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, उनका इस संसार में मेरे सिवा और कोई नहीं है। ये कहते कहते रतन सिंह भी शहीद हो जाते हैं। तभी दुश्मनों का गोला LMG चला रहे भैरव सिंह को निशाना बनाता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो वो इस गोलीबारी के धुएं में बजते हुए दुश्मनों के टैंकों तरफ एंटी टैंक माइन लेकर पहुंच जाते हैं और एक टैंक को ब्लास्ट भी कर देते हैं। इसी ब्लास्ट में वो भी शहीद हो जाते हैं। अब दुश्मन सैनिक पोस्ट पर कब्जा करने आगे बढ़ते हैं, हाथों की लड़ाई करते हैं। दुश्मन सैनिक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन भागकर युद्ध नहीं जीता जाता। हमारे सैनिक उनसे अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं। इस दौरान धर्मवीर मोर्चे से बाहर हो जाते हैं और दुश्मनों की गोलियां लगने से वो बेहोश हो जाते हैं। साथ ही दुश्मन के बचे सैनिक वापस भागने लगते हैं। कुलदीप सिंह कवरिंग फायर लेकर धर्मवीर को मोर्चे तक ले आते हैं, लेकिन वो बहुत जख्मी हो गए थे और अपनी माँ और अपने माँ के बनाए सेहरे को याद करते हुए शहीद हो जाते हैं। अब तक हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे। तभी एक दुश्मन सैनिक हमारे कब्जे में जो बेहोशी से होश में आता है, वो बहुत डरा हुआ होता, लेकिन मेजर उनके साथ एक सैनिक जैसा व्यवहार करते, उन्हें पानी पिलाते और उनका प्लान पूछते। वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन उनकी फ़ौज का प्लान बताता है कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में, दोपहर का जोधपुर में और शाम का खाना दिल्ली में होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी सूरज निकलने में लगभग 1 घंटा बचा होता है और विंग कमांडर बाजवा अपने हंटर विमान लेकर लोंगेवाला की ओर जाने की तैयारी करते हैं। इधर दुश्मन एंटी टैंक माइन की परवाह किए बगैर पोस्ट पर टैंकों से चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेजर उन्हें रोकने के लिए लगातार फायर करते और अब सूरज निकलने लगता है। इधर बाजवा भी वहां पहुंच जाते और पाक टैंकों पर हवाई फायरिंग करते हैं। आधे से ज़्यादा दुश्मन टैंकों को बर्बाद कर देते हैं। बचे हुए दुश्मन टैंक वापस पाक सीमा की ओर भागने लगते हैं और सिर्फ 120 जांबाज जवान इस जंग को जीत जाते हैं। इस युद्ध में बहुत से दुश्मन सैनिक भी मारे जाते हैं। मेजर कुलदीप सिंह और हमारे जवान दुश्मन सैनिकों को वहीं पर धार्मिक रिवाज से दफनाते हैं। फिल्म के अंत के दौरान बहुत दर्द भरा गाना मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए होता है और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सैल्यूट है उन शहीदों को, उन जवानों को जो हमेशा से हमारी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। जून 1997 को रिलीज इस फिल्म के IMDb रेटिंग 7.9 है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।